हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 22 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 22 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि इन विच स्टेट इज़ नोंगक्रेम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी ये जो आपका नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव है ना, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, नोंगक्रेम नृत्य महोत्सव ये जो आपका प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में जो है ये मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो मेघालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मेघालय राज्य के अन्य त्योहारों की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, वांगला महोत्सव जिसे जो आपका 100 ड्रम उत्सव के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका वंगाला महोत्सव है ना, ये आपका मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और किस जनजाति के द्वारा, तो देखिए इसे जो है गारो जनजाति के द्वारा जो है वो मनाया जाता है। इसके अलावा मेघालय के अन्य त्यौहार की बात कर ले तो देखिए, बेदिन खलम महोत्सव, लाहो नृत्य महोत्सव, ये जो आपके मेघालय के जो है त्यौहार हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि टीपू सुल्तान जो है ये किस वर्ष में मैसूर का शासक बना था। तो देखिए, टीपू सुल्तान की बात कर ले तो ये जो आपका 22 दिसंबर 1782 को जो है ये मैसूर का शासक बना था। तो 22 दिसंबर 1782 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले टीपू सुल्तान का शासनकाल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो देखिए, 1782 से लेकर 1799 तक जो है ये शासन किया था। इसके अलावा टीपू सुल्तान के पिता का नाम पूछा जाता है। तो देखिए, टीपू सुल्तान के पिता का जो नाम था ना वो हैदर अली था। और हैदर अली की मृत्यु जो है ये कब हुआ था। तो देखिए, द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ना, जो कि आपका 1782 में हुआ था, और 1782 में ही जो है हैदर अली की जो है वो मृत्यु हो गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आंग्ल मैसूर युद्ध से जो है आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके 4 आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो लड़ा गया था। और ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था। तो देखिए, अंग्रेजों और मैसूर के शासकों के मध्य जो है ये आपका युद्ध लड़ा गया था, जिसमें अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर ले तो ये जो आपका 1767 से लेकर जो है 1769 तक चला था। जो कि आपका ये जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ना, ये जो आपका युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था, मतलब कि कोई भी जीत नहीं पा रहा था, जिसके कारण जो है इसमें आपका मद्रास की संधि पर जो है हस्ताक्षर किया गया था। यानी मद्रास की संधि के हस्ताक्षर पर जो है ये आपका प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को जो है समाप्त किया गया था। सेकंड, अगर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर ले तो ये आपका 1780 से 1784 तक चल रहा था। और ये भी युद्ध जो आपका समाप्त नहीं हो रहा था, यानी कोई भी इसमें जो है विजयी नहीं हो पा रहे थे, जिसके कारण फिर आपका एक संधि हुआ था जिसे जो है मैंगलोर की संधि के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका मैंगलोर की संधि हुआ था ये आपका 1784 में हुआ था, जिसके कारण द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को जो है वो समाप्त कर दिया गया था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर ले तो ये जो आपका 1790 से 92 तक चला था। और ये भी आपका युद्ध में कोई भी नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण फिर आपका एक संधि हुआ था जो कि आपका 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। और इस संधि से जो है आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था। इसके अलावा अगर चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की बात कर ले तो ये जो आपका 1799 में लड़ा गया था। और इस युद्ध में जो है टीपू सुल्तान की जो है वो मृत्यु हो गई थी, और उसका सारा जो खजाना था ना वो अंग्रेजों के द्वारा जो वो जब्त कर लिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, यानी मौर्य वंश की जो स्थापना है ना ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, मौर्य वंश की जो स्थापना है ना ये आपका 322 ईसा पूर्व में जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो किया गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले मौर्य वंश का शासनकाल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो देखिए, मौर्य वंश का जो शासनकाल है ना ये आपका 322 ईसा पूर्व से लेकर जो है 185 ईसा पूर्व तक
रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मौर्य वंश का सबसे अधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश में जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे ना, ये आपके सम्राट अशोक थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक का जो है नाम पूछा जाता है। तो देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था ना, इसका नाम आपका बृहदत्त था। और बृहदत्त की हत्या करके जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की जो है स्थापना की थी। तो एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो देखिए मौर्य वंश के बाद जो है ये आपका शुंग वंश आया था, जिसकी स्थापना जो है ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है वो किया गया था। इसके अलावा एग्जाम में पूछा गया प्रीवियस शिफ्टों में कि मौर्य वंश की जो है राजधानी क्या थी? तो देखिए मौर्य वंश की जो राजधानी थी ना, ये पाटलिपुत्र था, जिसका वर्तमान में नाम जो है वो पटना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का जो फाइनल मैच है ना, ये किसके बीच जो है वो खेला गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपके मोहाली के IS बिंद्रा स्टेडियम में जो है ये आपका पंजाब और बड़ौदा के मध्य जो है ये मैच खेला गया था, जिसमें पंजाब ने जो है बड़ौदा को 20 रनों से हरा दिया था। यानी इसका जो विजेता टीम रहा था वो आपका पंजाब रहा था और उप विजेता जो रहा था ये आपका बड़ौदा का टीम रहा था। तो पंजाब और बड़ौदा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपके पंजाब के कप्तान थे वो आपके मनदीप सिंह थे और बड़ौदा के जो कप्तान थे ना, ये आपके कृणाल पांड्या थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका टाइम यानी समय का जो है ऐसा इकाई पूछा गया था। तो देखिए समय का जो ऐसा इकाई होता है ना, वो सेकंड होता है। तो सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लें तो देखिए फ्रीक्वेंसी का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका हर्ट्ज होता है। डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का पूछा जाए तो देखिए डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट का जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो आपका मीटर होता है। टाइम पीरियड का भी पूछ ले तो इसका सेकंड होता है। मास का जो आपका ऐसा यूनिट होता है ना, वो आपका किलोग्राम होता है। यानी द्रव्यमान का जो ऐसा यूनिट होता है वो आपका किलोग्राम होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन सा नृत्य जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका कुचिपुड़ी दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका कुचिपुड़ी है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के प्रमुख नृत्य की बात कर ले तो देखिए विलासिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भामाकल्पम, वीर नाट्यम, दप्पू, टपेला, गुल्लू, लंबाड़ी, थिमसा, कोलट्टम, बुट्टा और बुमलू, ये सभी जो नृत्य है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य के नृत्य हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर जो आपका क्वेश्चन में दिया गया था कि 82.14% था और पुरुष साक्षरता दर जो है वो आपसे पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर जो रहा था ना, वो आपका 82.14% रहा था। तो 82.14% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भारत का अगर साक्षरता दर पूछा जाए कि भारत का साक्षरता दर कितना रहा था, तो ये आपका 74.04% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना से आपके हर शिफ्ट में जो है 1 से 2 प्रश्न जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो राज्य रहा था यह आपका केरल राज्य रहा था। केरल का जो लिटरेसी रेट है ना, यह आपका 94% रहा था। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है यह आपका बिहार राज्य रहा था। और 2011 की जनगणना ये जो है कितने नंबर की जनगणना था? तो ये जो आपका 15वीं जनगणना था और स्वतंत्रता के बाद जो है ये आपका 7वीं जनगणना था। इसके अलावा बात कर ले प्रथम जनगणना जो है भारत में कब कराया गया था? तो देखिए प्रथम जो जनगणना हुआ था ना, वो आपका 1872 में हुआ था। और नियमित जनगणना अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो देखिए नियमित जो जनगणना है ना, ये आपके 1881 में हुआ था। और जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर करवाया जाता है? तो ये जो आपका 10 वर्षों के अंतराल पर जो है जनगणना करवाया जाता है। अब देखिए आगे की शिफ्ट में यहाँ से पूछा जाएगा कि 2001 से लेकर 2011 के दशक में जो आपका दशकीय वृद्धि दर जो ये कितना % रहा था? तो देखिए 2001 से 2011 के दशक में जो आपका दशकीय वृद्धि दर रहा था ना, ये आपका 17.64% रहा था। जिसमें आपके ग्रामीण क्षेत्रों में जो दशकीय वृद्धि दर रहा था वो आपका 12.3% रहा था। और शहरी क्षेत्रों में जो आपका दशकीय वृद्धि दर रहा था वो आपका 31.8% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला
वाला राज्य अगर पूछा जाए तो देखिए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य रहा था ना, ये आपका मेघालय रहा था। और मेघालय का दशकीय वृद्धि दर कितना परसेंट रहा था, तो ये आपका 27.9% रहा था। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया है कि न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा रहा था, तो देखिए या फिर निगेटिव में जो है किसका दशकीय वृद्धि दर जो है वो रहा था। तो देखिए न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो राज्य है ना, ये नागालैंड रहा था। और नागालैंड का जो दशकीय वृद्धि रहा था ना, वो -0.6% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर यूटी का पूछ ले तो देखिए यूटी में जो सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर रहा था ना, ये आपका दादरा एवं नगर हवेली का रहा था। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला अगर संघीय राज्य पूछा जाए यानी यूटी कौन सा रहा था, तो ये आपका लक्षद्वीप का रहा था। तो इतने पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी की बात कर लेते हैं यानी जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो जनसंख्या घनत्व रहा था ना, ये आपका 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहा था। और इसमें जो आपका 2011 की एक की तुलना में जो है, इसमें जो आपका 57 की जो है वो वृद्धि किया गया था। इसके अलावा अगर ओवरऑल पूछा जाए कि राज्य और आपका केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा रहा था, तो ये आपका दिल्ली रहा था। दिल्ली का जो जनसंख्या घनत्व रहा था, ये आपका 11,320 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर रहा था। वहीं अगर सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला सिर्फ अगर राज्य पूछा जाए ना, तो ये आपका बिहार का रहा था। बिहार का जो आपका जनसंख्या घनत्व है वो आपका 1,106 रहा था। इसके अलावा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला अगर राज्य पूछा जाए तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश का रहा था। अरुणाचल प्रदेश का जो आपका जनसंख्या घनत्व है ना, ये आपका 17 रहा था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से यानी मिलान से आया था, जहां पर एक तरफ जो आपका वादक का नाम दिया गया था और उनके वाद्यंत्र से संबंधित जो वो मिलान करना था। तो देखिए पहला आपका पूछा गया था अनुष्का शंकर के बारे में। तो देखिए अनुष्का शंकर का जो संबंध है ना, ये आपके सितार वाद्यंत्र से है। तो अनुष्का शंकर में सितार वाद्यंत्र जो है आपका सही मिलान होगा। सेकंड आपका एस बालचंद्रन का पूछा गया था। तो देखिए एस बालचंद्रन का जो संबंध है ना, ये आपके वीणा वाद्यंत्र से है। तो एस बालचंद्रन में आपका वीणा वाद्यंत्र जो है वो सही मैच होगा। उसके बाद आपका पंडित किशन महाराज का पूछा गया था। तो देखिए पंडित किशन महाराज ये जो आपके तबला वादक थे, तो तबला वादक जिन्होंने भी पंडित किशन महाराज में आपका सही मैच किया है, तो उनका जो वो करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए आप ये तीनों देख लीजिए कि इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा ना, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यसभा में अधिकतम निर्वाचित सीट जो है ये कितना होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के अनुच्छेद 80 में जो है राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित किया गया है ना, वो 250 जो है वो निर्धारित किया गया है। जिनमें 12 जो सदस्य होते हैं ना, ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो मनोनीत किए जाते हैं। और जो आपके टोटल 238 सदस्य होते हैं ना, ये आपके राज्य और संघ के प्रतिनिधि जो है वो चुने जाते हैं। तो यही आपसे पूछा गया था कि इसमें जो निर्वाचित सीट जो है वो कितना होता है अधिकतम, तो ये आपका 238 होता है। तो 238 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट्स जो है ये कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए मौलिक कर्तव्य की बात कर ले तो ये जो आपका 51A में वर्णित है। सॉरी फंडामेंटल राइट्स नहीं, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज होगा। तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये आपके अनुच्छेद 51A के तहत वर्णित है। तो अनुच्छेद 51A आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले भाग अगर पूछा जाए तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज ये जो आपका भाग 4A में है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिनमें 10 मौलिक कर्तव्य को जो है 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, इसके द्वारा जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर हमारे संविधान में जो वो जोड़ा गया था। और 11वें मौलिक कर्तव्य को जो है वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है इसे जोड़ा गया था। इसके अलावा बात कर ले फंडामेंटल ड्यूटीज यानी मौलिक कर्तव्य को जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो देखिए इसे जो आपका रूस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इतने बात जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अबुआ आवास योजना ये जो आपका किस राज्य का जो है राज्य स्तरीय आवास योजना है। तो देखिए अबुआ आवास योजना जो है ये आपके झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य के गरीब परिवारों को जो है पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया जो है एक राज्य स्तरीय आवास योजना है। तो झारखंड सरकार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अगस्त 2023 में भारतीय न्याय संहिता लोकसभा में जो है ये किसके द्वारा पेश किया गया था।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा जो है आपके 3 विधेयक जो है वो पेश किए गए थे। और वो 3 बिल कौन कौन से थे? तो पहला आपका भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और थर्ड आपका भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये जो आपका पेश जो है वो किया गया था। और देखिए ये जो आपके तीनों ही विधेयक थे, यानी भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, ये जो आपका आईपीसी 1860 को प्रतिस्थापित करने के लिए जो है पेश किया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 की बात कर ले तो ये जो आपका सीआरपीसी 1973 को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था। और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 जो है ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए जो है ये आपका पेश किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता विधेयक था ना, इसे जो है 12 दिसंबर 2023 को जो है वापस ले लिया गया था। जिसके बाद जो है भारतीय न्याय संहिता का जो है द्वितीय विधेयक 2023 को जो है ये आपका लोकसभा में पेश किया गया था। और लोकसभा में जो है ये आपका 20 और 21 दिसंबर को जो है ये आपका दूसरी संहिता विधेयक जो है आपका पेश जो है वो किया गया था, जिसे आपका दिसंबर 2023 में जो है लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो है इसे पारित किया गया था। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय न्याय द्वितीय संहिता विधेयक 2023 को जो है 25 दिसंबर 2023 को जो है भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति से जो है ये आपका प्राप्त हुआ था। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि रुक्मणी देवी अरुंडेल को 1956 में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल जो कि आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है और इन्हें 1956 में जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और अगर 1957 का पूछ ले तो इन्हें 1957 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। और 1967 में जो है इन्हें संगीत नाटक फेलोशिप अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सेलेक्टेड फॉर आई लीग, यानी आई लीग में जो है कौन सा आपका जो है वो सेलेक्ट किए गए हैं इनमें से? जहाँ पे ऑप्शन में आपका पंजाब एफसी और मोहम्मदन जो आपका दिया गया था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ओनली 1, ओनली 2, इसके अलावा बहुत और नन ऑफ दीज जो है वो दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आई लीग है ना, ये आपका भारतीय फुटबॉल लीग प्रणाली है, जिसमें जो आपके मोहम्मदन टीम को जो है वो सेलेक्ट किया गया, ना कि पंजाब एफसी। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन 2 ओनली 2 जिन्होंने भी लगाया है उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द आरबीआई जून 2023, यानी जून 2023 में जो है आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर जो है ये कौन बने हैं? तो देखिए आरबीआई के जो आपके जून 2023 में जो नए डिप्टी गवर्नर बने थे ना, ये आपके श्री स्वामीनाथन जनाकी रमन, यानी स्वामीनाथन जनाकी रमन जो है ये जून 2023 में आरबीआई के नए जो है डिप्टी गवर्नर बने थे। तो स्वामीनाथन जनाकी रमन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि श्री स्वामीनाथन ये जो है किसका स्थान लिए थे? तो देखिए इनसे पहले जो आपके आरबीआई के डिप्टी गवर्नर थे वो आपके महेश कुमार जैन थे। और महेश कुमार जैन का जो कार्यकाल था ना, ये आपका 22/6/2018 से लेकर जो है 21/6/2023 तक जो वो रहा था। यानी जो आपके श्री स्वामीनाथन जनाकी रमन ये जो है कब बने थे? तो ये जो आपका 22 जून 2023 को बने थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो देखिए 25वें नंबर के जो है आरबीआई के जो गवर्नर है ना, ये शक्तिकांत दास हैं। और कब से हैं? तो ये आपका 11 दिसंबर 2018 से वर्तमान तक जो है अभी ये आरबीआई के गवर्नर है। और इनसे पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे ना 24वें, वो आपके उर्जित पटेल थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि टेबल टेनिस में जब 0-0 स्कोर होता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए टेबल टेनिस में 0 स्कोर को जो है ये लव कहा जाता है। तो लव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना, इसका जो उद्देश्य पूछा गया था। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो आपका मुख्य उद्देश्य था ना, वो अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को जो है वो दोगुना करना था। और इसका जो उद्देश्य था ना, वो 2012 तक गरीबी अनुपात को जो है ये 15% तक जो है वो कम करना भी था। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो विकास का लक्ष्य रखा गया था ना, वो 8% रखा गया था, लेकिन इसमें केवल 7.6% ही जो हासिल किया गया था। यानी जो आपका वास्तविक जो लक्ष्य प्राप्त किया गया था वो 7.6 ही जो वो प्राप्त किया गया था। यानी 10वीं जो पंचवर्षीय योजना रहा था ना, वो आपका असफल रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा।
इसके अलावा बात कर ले 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक रहा था और किसके नेतृत्व में जो शुरू किया गया था। तो देखिए 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है ये आपका 2002 से लेकर 2007 तक रहा था और ये जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो है इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि महामंदी या भीषण मंदी ये जो है किस प्रकार की बेरोजगारी है। तो देखिए महामंदी या भीषण मंदी को जो है ये आपका विश्वव्यापी आर्थिक मंदी भी जो है वो कहा जाता है। तो अगर ये ऑप्शन में दिया गया था तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग हिंदी की बात कर ले तो खंडन का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए खंडन का जो प्रवाचित शब्द होता है ना ये आपका प्रतिवाद, व्यवच्छेद, विरोध, पार्थक्य, विभाजन और अलगाव ये सभी जो आपके प्रवाचित शब्द जो है खंडन के होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। विशुद्ध का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए विशुद्ध का जो विलोम शब्द होता है ना वह आपका दूषित, नापाक, मिश्रित या फिर अविशुद्ध होता है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दूसरों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए इसका जो सही अर्थ होगा ना वो दूसरों के नाम से जो है काम करना होगा। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्षत्रिय का जो है तद्भव पूछा गया था। तो देखिए क्षत्रिय का जो तद्भव होता है ना वो आपका खत्री होता है। तो खत्री आपका करेक्ट आंसर होगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए बना बनाया काम को बिगाड़ना ये जो है मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका ओष्ठ का जो है तद्भव शब्द पूछा गया था। तो देखिए ओष्ठ का जो तद्भव रूप होता है ना वो आपका होंठ होता है। तो होंठ आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आपका बदमाश का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो बदमाश का जो आपका शरीफ होता है। अध्ययन शब्द का जो है शुद्ध वर्तनी होता है। तो अध्ययन जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी टिक किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर बात कर ले तो जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसका इलाज ना हो सके वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा ना वो असाध्य होगा। तो असाध्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पुष्पा ने बर्तन साफ किए लेकिन उसमें जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स में रह गई। तो देखिए पुष्पा ने बर्तन साफ किए लेकिन वहां पर ऑप्शन में आपका चिकनाहट दिया गया था। तो चिकनाहट जो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो आप बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।